हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस पावर शेयरिंग। यहाँ पे मैंने शुरू में कुछ क्वेश्चन शेयर किए हैं। पहले हम चैप्टर कंप्लीट करते हैं, बाद में हम इन क्वेश्चंस पे वापस आएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहला बेल्जियम एंड श्रीलंका। सो इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस बोर्ड में आ चुके हैं बेल्जियम और श्रीलंका से रिलेटेड। बेसिकली हम जो प्रॉब्लम्स है वो बेल्जियम और श्रीलंका की पढ़ेंगे और उसके बाद में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। So, Belgium is a small country in Europe, smaller area than state of Haryana. जो बेल्जियम है बहुत ही छोटी सी कंट्री है यूरोप में, जो हमारा जो स्टेट हरियाणा है उससे भी छोटी है। इट हैज बॉर्डर्ड विद फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। उसके अगल बगल की जो कंट्रियां हैं वो फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मनी है और लग्जमबर्ग है। और पॉपुलेशन करीब 1 करोड़ के करीब है इसकी। ठीक है, बेल्जियम की about half the population of a हरियाणा। सो आगे एक डिफरेंस बिटवीन आएगा बेल्जियम का और इसका हरियाणा का, तो देख लेंगे हम। ठीक है, मैं बताऊंगी फिर कैसे करना है। द एथनिक कंपोजिशन ऑफ द स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन। करीब 1 करोड़ पॉपुलेशन है, मगर इसकी जो कंपोजिशन है ना कंट्री की, बड़ी ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉर्नर में भी लिख दिया है। इससे बेस्ट पार्ट ये होता है कि हमको ये चीजें याद रहती हैं। तो चाहो तो बुक में कॉर्नर में भी लिख लेना कि बार बार फिर कंटेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो 59% जो लोग हैं वो बेल्जियम में है, लिव्स इन द फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच। सो 59% जो बेल्जियम के लोग हैं वो डच बोलते हैं। 40% लोग जो हैं वो फ्रेंच बोलते हैं और वो वेलोनिया रीजन में रहते हैं। और 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। और करीब 1% लोग हैं जो बेल्जियम में वो जर्मन बोलते हैं। इन द कैपिटल सिटी ब्रूसेल्स। अब बात करते हैं ब्रूसेल्स की, तो ब्रूसेल्स की कंडीशन और अलग है। 80% पीपल स्पीक फ्रेंच। ठीक है, ब्रूसेल्स जो कैपिटल में है वो फ्रेंच वालों की तादाद ज्यादा है, while 20% स्पीक डच स्पीकिंग पीपल आर देयर। सो हम देखेंगे तो वाइस वर्सा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो पूरी कंट्री में 59% डच है, बट अगर हम कैपिटल की बात करेंगे, ब्रूसेल्स की बात करेंगे, तो 80% वहां पे जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं एंड 20% जो स्पीकिंग है वो डच स्पीकिंग है। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी आर रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब यहाँ के जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं ना वो काफी रिच हैं और पावरफुल हैं। दिस वाज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन मच लेटर। जो डच स्पीकिंग जो लोग थे उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन की जो फैसिलिटीज थी वो काफी बाद में मिली। ठीक है, तो टेंशन बिटवीन द डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950 एंड 60। यही एक रीजन था कि डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग जो कम्युनिटीज थी इनमें आपस में टेंशन थी 1915 और 60 में। टेंशन बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट इन ब्रूसेल्स। ब्रूसेल्स जो उसका कैपिटल था उसमें टेंशन और ज्यादा थी। द ब्रूसेल्स रिप्रेजेंटेड अ स्पेशल प्रॉब्लम। द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूट अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल। ओके, सो जो डच स्पीकिंग थे वो वैसे तो कंट्री में मेजोरिटी थे, अगर अगर कैपिटल की बात करेंगे तो वहां पे वो माइनॉरिटी थे। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डच एंड द फ्रेंच। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड यहाँ पे पॉइंट 3 मार्क कर दिया है। एक काम कर सकते हो, इसको यहाँ से उठा लेना और कि यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द। अब हम आते हैं श्रीलंका पे। श्रीलंका में स्टार्ट करने से पहले मैंने इस मैप में भी कुछ एरो करके कर दिए हैं, वो ऐसे भी कर सकते हो। जैसे तुम्हारा है फ्लेमिश रीजन है, 59% लोग थे वो डच स्पीकिंग थे। यहाँ पे वेलोनिया रीजन में 40% फ्रेंच स्पीकिंग थे। जो जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन थी वो 1% थी। ये तुम्हारा ब्रूसेल्स है, इसमें 80% फ्रेंच थे और 20% डच स्पीकिंग पीपल थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे ये बेसिकली चैप्टर बताता है दो डिफरेंट कंट्रीज की। कंट्रीज में बेसिकली पॉपुलेशन को लेके प्रॉब्लम है। ठीक है, और उन दोनों ने अपने किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। Let us compare this to the situation in another country. Sri Lanka is an island nation just a few kilometers off the southern coast of the Tamil Nadu. Okay, तो तमिलनाडु का जो southern coast है वहां पे एक आइलैंड है जिसका नाम है श्रीलंका। It has about 2 crore population. Okay, तो श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है करीब 2 करोड़ है।
about the same as in Haryana, like other nations in the South Asian region. अब ये डिफरेंस बिटवीन आया है तुम्हारा बेल्जियम के बीच में और तुम्हारा श्रीलंका के बीच में। हम जैसे प्रोसीड करेंगे तो मैं एक बार दिखाऊंगी भी आंसर कि लिखेंगे कैसे। द मेजर सोशल ग्रुप्स आर द सिन्हला स्पीकिंग पीपल, ठीक है। अब श्रीलंका में जो मेजोरिटी पॉपुलेशन थी वो सिन्हला स्पीकिंग लोगों की थी, जिनकी पॉपुलेशन करीब 74% थी, और तमिल स्पीकर्स थे जिनकी पॉपुलेशन करीब 18% थी, ठीक है। इस तमिल स्पीकर्स में भी दो तरह के तमिल स्पीकर्स थे। एक तो नेटिव जो श्रीलंकन थे, और जो इंडियंस, कुछ इंडियंस थे जो कि माइग्रेट हुए थे श्रीलंका में। बेसिकली ब्रिटिशर्स उनको लेके गए थे प्लांटेशन के लिए, ठीक है। सो तमिल नेटिव ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन तमिल। जो उनके वहां के नेटिव हैं उनको श्रीलंकन तमिल बोलते हैं, और जो कि ब्रिटिशर्स जो इंडियंस तमिल्स को वहां लेके गए थे उनको इंडियन तमिल के नाम से जाना जाता है। तो श्रीलंकन तमिल्स जो है वो करीब 13% है, ठीक है। द रेस्ट होल फोर फादर केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड इंडियन तमिल। जो 18% तमिल्स में से अगर 13% निकाल दोगे तो करीब 5% जो है वो इंडियन तमिल्स हैं वहां पे। श्रीलंकन तमिल्स आर कंसेंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री। तो कंट्री का जो नॉर्थ पार्ट है और ईस्ट पार्ट है वहां पे श्रीलंकन तमिल्स रहते हैं। मोस्ट ऑफ द सिन्हला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट। ये कई बार एमसीक्यू में आता है। तो सिन्हला पीपल लोग हैं, उनकी जो रिलीजन क्या है वो बुद्धिस्ट है, ठीक है। सो मेजोरिटी सिन्हला स्पीकिंग की है और वो सारे के सारे बुद्धिस्ट हैं। विच मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर, जो तमिल है वो हिंदू और मुस्लिम्स की, मतलब कुछ हिंदू है कुछ मुस्लिम्स हैं। देर आर अबाउट 7% क्रिश्चियंस ऑल्सो। सो हम अगर देखते हैं तो तमिल हैं, सिन्हलाज हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, हु आर बोथ तमिल एंड सिन्हलास, ठीक है। जो क्रिश्चियंस जो हैं वो तमिल भी हैं और सिन्हलास भी हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन इन सिचुएशन लाइक दिस इन बेल्जियम, ठीक है। अगर इसी तरह की सिचुएशन बेल्जियम में होती तो क्या होता? The Dutch community take advantage of its numeric majority and force its will on the French. ठीक है, क्योंकि डच मेजोरिटी में थी तो वो अपने न्यूमरिक एडवांटेज ले सकती थी और फ्रेंच पीपल पे अपने जो भी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो इम्पोज कर सकती थी। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग द कम्युनिटीज फर्दर, जिसकी वजह से डच और फ्रेंच के बीच में कम कॉन्फ्लिक्ट्स होते, झगड़े होते। This could lead to a very messy partition of the country. Both the sides would claim control over Brussels. रिजल्ट ये होता कि कंट्री का पार्टीशन होता और दोनों की दोनों कम्युनिटी ब्रूसेल्स को डिवाइड करते आपस में। Sri Lanka, the Sinhala community enjoyed an ever bigger majority and could impose its will on the entire country. अब सिन्हला का यही सिचुएशन था कि वो मेजोरिटी में थे तो वो अपने विल और विश पूरी की पूरी कंट्री पे इम्पोज कर सकते थे, और उन्होंने किया भी। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रखा है, मैंने दो बार ये क्वेश्चंस को लिखे क्योंकि ये एक बार 5 मार्कर क्वेश्चन आया है, एक बार ये 3 मार्कर क्वेश्चन आया है। हाउ डिड द मेजर टेकन बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द तमिल्स, ठीक है। अब श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कौन से मेजर्स लिए इसकी वजह से जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो अपने को एलिनेटेड मतलब बायकॉटेड फील करते थे, ठीक है। और यहाँ पे भी नीचे भी एक क्वेश्चन है, व्हाई डिड द फीलिंग ऑफ एलिनेशन इंक्रीज अमंग द श्रीलंकन तमिल्स इन 1956? जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनमें एलिनेशन की फीलिंग मतलब बायकॉट की फीलिंग क्यों आने लगी 1956 में? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आ रहा है, इसलिए मैंने दो तरह के आंसर शेयर कर दिए हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी उस पर आएंगे तो हम डिस्कस भी करेंगे। मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका, मेजोरिटी, सो मेजोरिटी हम जानते हैं कि सिन्हलास की मेजोरिटी थी श्रीलंका में। श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री 1948। जो श्रीलंका को जो इंडिपेंडेंस मिलती है वो 1948 में मिलती है, ठीक है। सो नाउ बात करते हैं कि द लीडर ऑफ द सिन्हला कमिटी सॉट टू सिक्योर डोमिनेंस ओवर गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ देयर मेजोरिटी। अब क्योंकि इनकी मेजोरिटी थी सो ये चाहते थे कि गवर्नमेंट पे कंट्रोल करना। मैं एक मिनट क्योंकि इनकी मेजोरिटी थी तो ये गवर्नमेंट पे कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है। और इन्होंने किया भी। अगर हम यहाँ पे 74 की जगह मैंने 4 गलती से कर दिया, ठीक है। सिन्हला जो है वो 74 है,
तमिल स्पीकिंग है वो 18 है, श्रीलंकन तमिल 13 है, इंडियन तमिल 5% है और क्रिश्चियन 7% है। यहाँ से भी लेके खाली अपनी लैंग्वेज में चाहो तो उसको कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। द लीडर ऑफ द सिन्हा कमिटी sought to secure dominance over government by virtue of their majority। अब क्योंकि सिन्हालास की मेजोरिटी थी, क्योंकि अपनी मेजोरिटी की वजह से वो गवर्नमेंट में कंट्रोल करना चाहते थे। एज अ रिजल्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अडॉप्ट अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन measures to establish Sinhala supremacy। अब क्योंकि डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी तो उन्होंने बहुत सारी ऐसे मेजर्स अडॉप्ट किए जिससे कि उन्होंने सिन्हला को काफी कुछ अपॉर्चुनिटीज दी। In 1956, an act was passed to recognize Sinhala as the only official language। इसको चाहो तो पॉइंट नंबर 1 कर सकते हो। 1956 में उन्होंने एक्ट पास किया और सिन्हला को कंट्री की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया। सेकेंड, ठीक है, डिसरिगार्डिंग तमिल, सो कंट्री की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो सिन्हला हो गई। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। द गवर्नमेंट फॉलो प्रेफरेंशियल पॉलिसी दैट फेवर्ड सिन्हला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। सेकेंड चीज उन्होंने क्या किया कि प्रेफरेंशियल पॉलिसी फॉलो की। अब जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स थी, ठीक है, यूनिवर्सिटी पोजीशंस थी, सब जगह उन्होंने सिन्हलास को प्रेफरेंस दिया। अब ओबियसली जो तमिल जो है उस कंट्री की 18% है, वो तो बाइकॉटेड फील करेंगे ना। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। फिर एक और नया कॉन्स्टिट्यूशन में वो उन्होंने बनाया जिसमें उन्होंने कहा कि जो कंट्री का जो स्टेट रिलीजन है बुद्धिज्म है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है, और उसको बढ़ाएंगे। अब रिजल्ट ये होगा, जो तमिल्स थे वो दे स्टार्टेड फीलिंग एलिनेटेड कि हमारे लिए तो गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही है, सब कुछ वो बुद्धिज्म और सिन्हलास के लिए कर रही है। ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग ऑन वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द तमिल। ठीक है, अब जैसे जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी आती जा रही थी, जो तमिल्स थे, श्रीलंकन तमिल्स थे, वो अपने को बाइकॉटेड फील कर रहे थे कि गवर्नमेंट उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है। They felt that none of the major political parties led by Buddhist Sinhala leader was sensitive to their demands। उनको लगा कि जितनी भी political parties है, कोई भी उनके डिमांड्स की तरफ सेंसिटिव नहीं है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। इससे भी एक रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में, व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ द तमिलियंस। अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे। लैंग्वेज एंड कल्चर, they felt that the constitution and government policies denied them equal political rights, discriminate against them in getting jobs and other opportunities, and ignored their interest। इसको हाईलाइट कर लेना, ये उनके डिमांड्स हैं। इससे अलग एक 3 मार्कर क्वेश्चन भी है, ठीक है। They felt that the constitution and government policies denied them equal political rights। उन्होंने कहा कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना है उनको जो पॉलिटिकली इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, सिन्हला के बराबर मिलना चाहिए, गवर्नमेंट ने वो डिनाई कर दिया। अब उनको इक्वल राइट्स नहीं मिले हैं। डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब, जॉब्स में भी सिन्हला को प्रेफरेंस मिल रही है, तमिल को नहीं मिल रही है, तो उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। एंड अदर अपॉर्चुनिटीज एंड इग्नोर देयर इंटरेस्ट, जो उनको उनका जो इंटरेस्ट था, उनका डेवलपमेंट था, वो गवर्नमेंट ने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। एज अ रिजल्ट the relation between the Sinhala and the Tamil community strained over them। so दोनों में इनके जो relations थे बहुत ही खराब हो गए। अब हम जरा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं before moving to the next page। In 1956, an act was passed recognizing Sinhala as the only official language। मैंने बता दिया था 1956 में एक एक्ट पास होता है और सिन्हला को खाली ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर करते हैं। The government follows preferential policies that favored Sinhala applicant for university position and government job। गवर्नमेंट जो है वो प्रेफरेंशियल पॉलिसी फॉलो करती है और सिन्हलास को गवर्नमेंट जॉब्स देती है, यूनिवर्सिटीज में जॉब्स देती है। A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, वो बताते हैं कि हम जो फॉस्टर करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, वो बुद्धिज्म को करेंगे। They felt that none of the major political parties led by Buddhist Sinhala leader was sensitive to their language। तमिल्स को लगा कि जो बुद्धिस्ट सिन्हला जो पार्टी है वो उनकी लैंग्वेज और उनकी डिमांड्स को लेके जरा भी सेंसिटिव नहीं है। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट। जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं और जो पॉलिसीज है वो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स उनको नहीं दे रही है। अब यहाँ पे देखोगे ना, वो दोनों तमिल के डिमांड्स और सिन्हला का वो उन्होंने कंबाइन कर दिया है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो कंबाइन कर देना, और अगर 3 मार्कर क्वेश्चन आएगा तो फर्स्ट 3 पॉइंट्स लिख के उसके आगे फर्दर लिखने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब एंड अदर अपॉर्चुनिटीज। गवर्नमेंट उनको डिस्क्रिमिनेट कर रही है, उनको जॉब्स में प्रेफरेंस नहीं है, हर जगह सिन्हला को प्रेफरेंस है। ठीक है। द रिलेशन बिटवीन द सिन्हला एंड द तमिल कमिटीज ट्रेंड ओवर टाइम, उनमें रिलेशंस काफी खराब हो गए। द डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू द प्रोविंशियल पॉपुलेशन बाय तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड। उनको जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की डिमांड थी, ठीक है, प्रोविंसेस की, वो डिनाइड हो गई। अब ये देखो, ये 3 मार्कर क्वेश्चन था। Why did the feeling of alienation increase among the Sinhala Sri Lankan Tamils in 1956? So in 1956, an act was passed recognizing Sinhala as the only official language. Government followed preferential policies for university position and government job for Sinhala. The new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism. ये 3 पॉइंट लिख दोगे तो काफी है, because you have 2 marker, 3 marker and 5 marker question. सो फर्स्ट 3 पॉइंट्स लिखने से भी काम चल जाएगा। ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड पेज पे, जो कि है एक्सप्लेन एनी 3 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मेजोरिटी पॉलिसी अडॉप्टेड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट। श्रीलंकन गवर्नमेंट जो मेजोरिटी की पॉलिसी अडॉप्ट की थी, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए थे, ठीक है, उसके इफेक्ट्स क्या हुए। अब हमने देखा कि जो श्रीलंकन गवर्नमेंट थे, उन्होंने सिन्हलास को प्रेफरेंसेस दिए, उनको रिजर्वेशंस दिए, उनको जॉब दिए, हर तरह से दिया। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, ठीक है। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब। रिजल्ट यह हुआ कि श्रीलंकन जो तमिल्स थे, उन्होंने एजिटेशन शुरू किया, मूवमेंट स्टार्ट किया कंट्री में कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किया जाए, ठीक है, एंड रीजनल ऑटोनॉमी, रीजनल इंडिपेंडेंस मिले, ठीक है, और उनको गवर्नमेंट जॉब्स मिले। ठीक है। By 1980, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Eelam in northern and eastern part of Sri Lanka. तमिल ईलम मीन्स, प्लीज एक बार ये आ चुका है 1 मार्कर क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म तमिल ईलम। तमिल ईलम मतलब है स्टेट। अब वो अपने सेपरेशन की डिमांड करने लगे कि वो मतलब एक अलग से तमिल वालों का एक अलग से श्रीलंका में स्टेट हो जाए। ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप हमको बायकॉट करते हो, आपको हमारी जरूरत नहीं है, तो हमारे लिए एक अलग से स्टेट फॉर्म कर दो। इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द श्रीलंका, क्योंकि मेजोरिटी जो थे वो हमने पढ़ा कि नॉर्थ और ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका में तमिल ज्यादा थे। उन्होंने कहा हमारे लिए एक अलग से स्टेट बना दो। ठीक है। इट सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर। थर्ड पॉइंट, बहुत जल्दी क्या हुआ कि श्रीलंका जो है वो सिविल वॉर में का मतलब क्या होता है, प्लीज याद रखना, एक जनरल वॉर 2 कंट्रीज के बीच में होती है, सो सिविल वॉर होती है कंट्री के आपस के लोगों के बीच में होती है। तो क्या हुआ कि सिन्हला और तमिल्स के बीच में एक सिविल वॉर शुरू हो गई, झगड़े शुरू हो गए। ठीक है। मेनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रेफ्यूजी एंड मेनी मोर लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। फोर्थ पॉइंट ये है कि बहुत सारी कंट्रीज इस झगड़ों की वजह से एक तरह का टेररिज्म शुरू हो गया था श्रीलंका में। तो बहुत लोगों ने कंट्री छोड़ दिया, कुछ एज ए रेफ्यूजी रहने लगे। ठीक है। और बहुत सारे मारे भी गए। In 2000, ये वॉर जो है, द सिविल वॉर has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country. It ended in 2009. 2009 में जाके ये जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई और ये सिविल वॉर खत्म हुआ। तो एक्सप्लेन इन 3 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मेजोरिटी पॉलिसी अडॉप्टेड बाय श्रीलंकन गवर्नमेंट। जो मैंने 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, इसमें से कोई भी 3 कर लेना, आंसर हो जाएगा कंप्लीट। अब हम बात करते हैं एकोमोडेशन इन बेल्जियम। एकोमोडेशन इन बेल्जियम जो आया है, एक्सप्लेन एनी 3 एलिमेंट्स ऑफ द बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग। जो बेल्जियम का जो मॉडल है पावर शेयरिंग का, उसके कोई भी 3 के एलिमेंट्स बताने हैं। तो बेसिकली हमारे में 4 हैं, बुक में 4 दे रखा है। ठीक है। इसमें से कोई भी 3 बताने हैं। फर्स्ट है, some of the elements of Belgium model of power sharing is Constitution prescribe that the number of Dutch and French speaking minister shall be equal in the central government. अब वो क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जिसमें कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग हैं वो बराबर बराबर होंगे। स्पेशल लॉज रिक्वायर दैट सपोर्ट ऑफ majority of member for each linguistic group. No single committee can make decision unilaterally. ठीक है। मैंने जो हाईलाइट किया है, अगर इतना भी लिख लोगे तो आंसर हो जाएगा कंप्लीट। Constitution prescribe that the number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसमें फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग जो लोग होंगे वो बराबर होंगे। ठीक है।
कोई भी सिंगल कम्युनिटी या मतलब डच या फ्रेंच अकेले कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो गई। मेनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। जो स्टेट गवर्नमेंट थी ना, उनको भी बहुत सारे पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के थे वो स्टेट गवर्नमेंट को भी दिए गए। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट थी वो उसके मतलब सबॉर्डिनेट नहीं थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में इतनी नहीं थी। ठीक है, सो बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर्स उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को भी दिए। ब्रुसेल्स has separate government in which both the communities have equal representation। ब्रुसेल्स हमको मालूम है कि वो कैपिटल था, तो ब्रुसेल्स का अलग से गवर्नमेंट था। ठीक है, has separate government in which both the communities have equal representation। हमको पता है कि ब्रुसेल्स में फ्रेंच ज्यादा थे। ठीक है, बट यहां भी उन्होंने बराबर बराबर किया कि both the communities have equal representation। The French speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation। ठीक है, सो फ्रेंच स्पीकिंग ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन ब्रुसेल्स में इसलिए एक्सेप्ट किया बिकॉज डच ने उनको एक्सेप्ट किया था कि फ्रांस वहां पे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में बराबर होंगे। सो इसलिए उन्होंने यहाँ पे भी एक्सेप्ट किया रिप्रेजेंटेशन इन द एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो उन्होंने कैपिटल में इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एक्सेप्ट किया था। सो वाइस वर्सा है कि मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूं, तुम भी एक्सेप्ट करो। सो फर्स्ट तो वो तीन हो गए। अब हम बात करते हैं ये चौथे की। अपार्ट फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। सो हमने बात की सेंट्रल गवर्नमेंट की, हमने बात की स्टेट गवर्नमेंट की, हमने बात की ब्रुसेल्स की। ठीक है, हम आते हैं तीसरी टाइप की गवर्नमेंट की, जिसको उसको बोलते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। ठीक है, दिस कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच एंड is elected by people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live। सो एक कम्युनिटी गवर्नमेंट को जो इलेक्ट किया ना वो डच, फ्रेंच और जर्मन लोगों ने किया, और कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कंट्री के किस पार्ट में रह रहे हो। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। जिस गवर्नमेंट का काम क्या था, कम्युनिटी गवर्नमेंट का, कि कल्चर से रिलेटेड इशू है, लैंग्वेज से रिलेटेड इशू है, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड इशू है, उनको सॉल्व करना। तो हमने पढ़ा था, हमने शुरुआत में देखा था। सो ये सब जो इश्यूज थे वो काम था कम्युनिटी गवर्नमेंट का। You might be finding Belgium model were very complicated indeed। अब देखेंगे तो इस तरह का जो मॉडल है ना हमको किसी कंट्री में दिखता नहीं है। जो बेल्जियम का मॉडल है वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, मगर वो बहुत जरूरी था। अगर वो मॉडल ना होता तो शायद बेल्जियम बहुत पार्ट्स में डिवाइड हो गया होता। दे हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्राइफ बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइन। हो सकता है लिंग्विस्टिक डच अलग हो जाते, फ्रेंच अलग हो जाते, कंट्री दो पार्ट में डिवाइड हो जाता। ठीक है, अब इस तरह के डिवीजन का रिजल्ट ये हुआ कि जो बेल्जियम था वो डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, ब्रुसेल्स चूजन एज इट्स हेडक्वार्टर। ठीक है, जब यूरोपियन यूनियन की बात होने लगी तो बहुत सारी कंट्री ने ब्रुसेल्स को उसका हेडक्वार्टर चुना यूरोपियन यूनियन का। एक्सप्लेन सक्सेस पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन। तो अगर सक्सेस पॉलिसी ऑफ एकोमोडेशन करके क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में तो हम ये चारों एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट करेंगे, ब्रुसेल्स करेंगे, कम्युनिटी गवर्नमेंट भी करेंगे। पूरा का पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे, ये एकोमोडेशन करके अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात करते हैं what do we learn from these two stories of Belgium and Sri Lanka? Both are democracies। ठीक है, बेल्जियम ने अपनी प्रॉब्लम को बड़ी अच्छी तरह से हैंडल किया, बेल्जियम में प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, लेकिन श्रीलंका ने अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से हैंडल नहीं किया। ठीक है, रिजल्ट यह कि श्रीलंका में काफी सालों तक सिविल वॉर चलती रही। ठीक है, so both are democratic countries yet they dealt with the question of power sharing differently। In Belgium the leaders have realized that the unity of the country is possible only by respecting the feeling and interest of different communities and region।
बेल्जियम में उन्होंने रियलाइज किया कि हम डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, उनकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, तभी कंट्री शांति से डेवलप हो सकता है। सच अ रियलाइजेशन रिजल्ट इन म्यूचुअल एक्सेप्टेंस अरेंजमेंट फॉर शेयर पावर, ठीक है, उन्होंने पावर शेयर किए और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। श्रीलंका shows us a contrasting example. It shows us that if a majority community wants to force its dominance over others and refuse to share power, it can undermine the unity of the country. अगर मेजोरिटी जो पार्टी है वो कंट्री में डोमिनेट करती है और अपने इन्फ्लुएंस, तो रिजल्ट है कि कंट्री की यूनिटी की जो है वो प्रॉब्लम होगी ही होगी। अब हम बात करते हैं गिव रीजंस व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ठीक है, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, ये 15 और 12 में आ चुका है। राइट वन प्रूडेंशियल एंड वन मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। सो एक प्रूडेंशियल रीजन दो, एक मॉरल रीजन दो पावर शेयरिंग की, ठीक है। सो ये है मैंने यहाँ पे आंसर भी एक्सप्लेन किया है और मैंने यहाँ मार्क भी कर दिया है, ठीक है। सो याद कर ध्यान रखना कि यहाँ चाहो तो यहाँ से बगल से आंसर ले सकते हो लेफ्ट हैंड साइड से, या फिर जो मैंने बुक में मार्क किए हैं हाईलाइट किए हैं वो भी ले सकते हो। ये जो फर्स्ट पैसेज है ये प्रूडेंशियल रीजन है, और जो राइट हैंड साइड वाला जो पैसेज है दैट इज अ मॉरल रीजन, ठीक है। तो पावर शेयरिंग का प्रूडेंशियल रीजन एंड मॉरल रीजन। Now what is a prudential reason why power sharing is desirable, ठीक है। so prudential reason बोलता है कि फर्स्ट पॉइंट ये बता रहा है यहाँ पे कि पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। आपकी कंट्री में जो भी सोशल ग्रुप है, जैसे दो ग्रुप है, 3 ग्रुप है, 4 ग्रुप है, अगर हम पावर शेयरिंग करेंगे तो एटलीस्ट उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, ठीक है। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। मैंने इनको अलग अलग कलर से कोडिंग भी कर दी है, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं, चाहो तो कलर कोडिंग से याद कर लेना, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है बिकॉज इज रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। तो कंट्री में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, प्रूडेंशियल रीजन है, ठीक है। सेकेंड रीजन है गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। अगर कंट्री में तुमको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंश्योर करनी है तो तुम पावर शेयर करोगे ही करोगे। थर्ड है imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in short run, but in long run it undermine the unity of the nation. शुरुआत में तो ऐसा लगता है कि जो मेजोरिटी है उसके विल को आप इम्पोज करोगे तो बहुत अच्छा लगता है, बट लॉन्ग रन में ये होगा कि कंट्री की जो यूनिटी है वो डिवाइड हो जाएगी, कंट्री यूनाइटेड नहीं रहेगा, ठीक है। टायरनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑपरेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन अफेक्ट्स मेजोरिटी एडवर्सली एज वेल ऑल्सो। टायरनी मतलब डिक्टेटरशिप। अगर आप एक कम्युनिटी डिक्टेटरशिप दिखाती है तो ये माइनॉरिटी के लिए भी अच्छा नहीं है और मेजोरिटी के लिए भी अच्छा नहीं है, ठीक है। फ्यूचर में काफी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और कंट्री में काफी डिस्टर्बेंस होगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम ये लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं प्रूडेंशियल रीजन रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स प्रिवेंटिंग वायलेंस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ठीक है। सो ये भी लिख सकते हैं इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल ऑर्डर, कंट्री में स्टेबिलिटी होगी। अवॉइड अंडरमाइनिंग नेशनल यूनिटी बाय इम्पोजिंग द मेजोरिटी विल ओवर द अदर्स ऑल्सो। इसको चाहो तो पॉइंट वाइज भी कर सकते हो, चॉइस तुम्हारी है, ठीक है। यहाँ पे इसको फर्स्ट पॉइंट हम कर देते हैं, इसको सेकंड कर देते हैं, सेकंड होगा, थर्ड। अब ये आ गया मॉरल रीजन, ठीक है। अब बात करते हैं मॉरल रीजन की। सो मॉरल रीजन है देयर इज अ सेकंड डीपर रीजन व्हाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये बोलते हैं जो पावर मॉरल रीजन क्या है, पावर शेयरिंग है वो स्पिरिट है डेमोक्रेसी की, ठीक है। पावर शेयरिंग मतलब आप कहते हो कि आपका कंट्री डेमोक्रेटिक है, तभी डेमोक्रेटिक होगा जिसमें पावर शेयरिंग होगी। सो पावर शेयरिंग जो है वो स्पिरिट है डेमोक्रेसी की। अ डेमोक्रेटिक रूल्स इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट, ठीक है। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। अगर आप डेमोक्रेटिक कंट्री में हो तो आपसे एटलीस्ट गवर्नमेंट कंसल्ट करेगी कि वो आप कैसे रूल कर चाहते हो कि कैसा रूल किया जाए आपके ऊपर। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजंस थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम। तो आप सिटीजंस को पार्टिसिपेशन मिलता है। श्रीलंका की तरह नहीं कि आप पूरा तमिल्स को बायकॉट कर दो,
ठीक है, उनको इन्वॉल्व ही नहीं करो। सो आपकी ट्रू गवर्नमेंट वही होगा, आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तब भी होगी जब आप लोगों को पार्टिसिपेशन दोगे, क्योंकि लोग इन्वॉल्व होंगे। सो इंट्रिंसिक टू द डेमोक्रेसी इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद affected citizens. People have the right to be consulted on governance. So ये वन हो गया, ये सेकंड हो गया। A legitimate government involves citizens participation and stake in the system. तो ये 3 पॉइंट्स हो गए। चाहो तो इसको कॉलम बना के कर लेना, ये क्वेश्चन बोर्ड में आ रखा है और ये 2 बार 2 डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज चेंज करके आया है, ठीक है। सो वन प्रूडेंट एंड वन मॉरल रीजन करके आ सकता है, वन प्रूडेंट रीजन, वन मॉरल रीजन, या व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। सो इसमें अक्सर स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं, मैंने बहुत बार देखा स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं। सो प्लीज अगर व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल करके क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो प्रूडेंट एंड मॉरल रीजन दोगे, ठीक है। कम से कम 2 प्रूडेंट रीजन और 2 मॉरल रीजन याद कर लेना। इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये कर लो। एंड पावर शेयरिंग इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, सो एक कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस करता है, ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी की है, ठीक है। और पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न, एंड पावर शेयरिंग इज गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। इतना भी कर लोगे तो यू आर डन, ठीक है। लेट अस सो ये फर्स्ट प्रूडेंशियल रीजन है और ये है मॉरल रीजन। अब आगे बढ़ते हैं हम। ये कुछ क्वेश्चन आ रखा है। कंपेयर द डिफरेंस वे इन विच बेल्जियम एंड श्रीलंका हैव डेल्ट विद द प्रॉब्लम ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। सो ये 2 मार्कर क्वेश्चन था कि जो बेल्जियम और श्रीलंका में जो प्रॉब्लम थी कल्चरल डाइवर्सिटी की, उन्होंने कैसे उसको डेल्ट किया। डेल्ट किया मीन्स किस तरह से उन्होंने उसको किया। सो बेल्जियम की बात करते हैं, दे एमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू एनेबल पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ लिंग्विस्टिक कम्युनिटी। बेल्जियम ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया, जैसे कि सारे की लिंग्विस्टिक कमिटी है, डच है, फ्रेंच है, जर्मन है, आपस में एक संग रह पाए। शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन डच एंड फ्रेंच लिंग्विस्टिक ग्रुप इन सेंट्रल स्टेट एंड कम्युनिटी गवर्नमेंट, दिस पॉलिसी इज एकोमोडेशन अवॉइडिंग लिंग्विस्टिक डिवीजन। सो रिजल्ट ये हुआ कि बेल्जियम में लिंग्विस्टिक डिवीजन नहीं हुआ। Sri Lanka, Sinhala, the majority followed majoritarianism, leading to measures like Sinhala supremacy through the 1956 Act. This alienated the Tamils and led to civic strife between the community. श्रीलंका ने मेजोरिटेरिज्म को इम्पोर्टेंस दी, 1956 में एक एक्ट पास किया, जिसका रिजल्ट हुआ कि सिविक स्ट्राइफ अगर नहीं याद होगा तो तुम सिविल वॉर भी लिख सकते हो, ठीक है। जिसके रिजल्ट हुआ कि श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ सिन्हलास के बीच में और तमिल्स के बीच में, ठीक है। सो मेरे ख्याल से नाउ यू कैन राइट योर आंसर, इट्स नॉट टू डिफिकल्ट विच यू गोइंग टू फाइंड। इनसे तो ये खाली स्टोरीज हैं, इनसे कुछ नहीं आता है। अब हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। हाउ कैन पावर बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, ठीक है। अब डिफरेंट लेवल, जो गवर्नमेंट के जो डिफरेंट लेवल्स में है ना, आप पावर कैसे शेयर कर सकते हो, ये है। इन द मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मेनी फॉर्म्स, एग्जाम एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। सो मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो पावर शेयरिंग है वो अलग अलग फॉर्म लेता है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। सो बेसिकली यहाँ पे है कि इन्होंने जस्ट एक्सप्लेन किया है, मैं इधर लेफ्ट हैंड वाला से कोई मार्किंग स्कीम में इंक्लूड होता नहीं है तो मैं नहीं कर रही हूँ कि मैं हम बात करते हैं इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी, क्योंकि यहाँ से इन्होंने क्वेश्चन उठा लिया है। ये है द मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म्स, एक्सप्लेन। अधिकतर क्वेश्चंस में जो लैंग्वेज होती है ना क्वेश्चन की, वो बुक से ही होती है। वो बुक का एक लाइन उठा लेंगे और उसी को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर देते हैं, ठीक है। सो हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। डेमोक्रेसी में कौन कौन से तरह की पावर शेयरिंग है और हमको कौन कौन सी पावर शेयरिंग करनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल। जो फर्स्ट पॉइंट है वो हॉरिजॉन्टल और चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग की बात करता है, ठीक है। पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ और फिर मैं इस क्वेश्चन आंसर्स पे आऊंगी। क्वेश्चन आंसर्स में जो आंसर लिखा है बहुत ही इजी है और बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो अगर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लोगे क्वेश्चन आंसर्स का तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज समटाइम्स यू फील ना वेरी कंफ्यूजिंग इन लर्निंग, इतना सारा लंबा चौड़ा याद होता नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, हो जाएगा। पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अब हमारे कौन कौन से तीन ऑर्गन्स हैं, तो हमारा है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। हम सबको पता है कि हमारे इंडिया में हमारे 3 ऑर्गन्स हैं, ये है लेजिस्लेचर,
एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों ऑर्गन्स में पावर शेयरिंग होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। सच अ सेपरेशन एंश्योर्स दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर। अब हम देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ये एग्जीक्यूटिव बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, या जुडिशरी, तीनों आपस में पावर शेयर करते हैं और तीनों को एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं। ईच ऑर्गन चेक द अदर, इसीलिए इसको चेक एंड बैलेंस भी बोलते हैं, ठीक है। हर ऑर्गन एक दूसरे को चेक करता है। लेजिस्लेचर का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है एग्जीक्यूट करना, और जुडिशरी का काम है उसको चेक करना, ठीक है। सो ये तीन अलग ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के। दिस रिजल्ट्स इन बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन, सो जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं जिसमें बैलेंस होता है। अब इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है क्लास 9th का, अगर याद होगा, जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, दे कैन चेक द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव और लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। जज को एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करता है, मगर जज जो है लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर, ठीक है, और जो एग्जीक्यूटिव है इनको भी चेक कर सकता है, ठीक है। दिस अरेंजमेंट इज सिस्टम इज कॉल्ड चेक एंड बैलेंस, जो इसको बोलते हैं चेक एंड बैलेंस, एक दूसरे को चेक करते हैं और बैलेंस मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड चेक एंड बैलेंस। अब जज भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वो अपने हिसाब से बिना घूस लेने लगे और अपने मन का काम करने लगे, फिर जज के अगेंस्ट भी केसेस चलते हैं और उसको निकाला। तो रिजल्ट होता है कि तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और ये एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते हैं, ठीक है। बात करते हैं पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एंड डिफरेंट लेवल्स, याद रखना। सो फर्स्ट है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब है पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल ऑफ अ गवर्नमेंट, सो इसको लेवल, उसको बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर और फेडरल गवर्नमेंट। जैसे इंडिया में हमारे यहाँ फेडरल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जो पार्ट डिवीजन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट, बेसिकली वैसे इंडियन गवर्नमेंट इज अ क्वासी फेडरल है, हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायत सिस्टम है, बट हम जनरली पढ़ाते हैं फेडरल सिस्टम, कि हमारे यहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बोलते हैं, ठीक है। सो a general government for the entire country and government at the provincial or regional level. Such a general government for the entire country is usually called federal government. The central or the union government, the government at the provincial or the regional level are called by different name in different country, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट और जो रीजनल गवर्नमेंट होती है वो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग नाम से जानी जाती है। इन इंडिया वी कॉल इट एज अ स्टेट गवर्नमेंट, इंडिया में हम उनको स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज, देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसे बहुत सारी कंट्री हैं जिनमें कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो होलसेल होती है, बट इन अदर कंट्रीज लाइक अस there are different level of government. The constitution clearly lays down the power of different level of the government. कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर कट एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर्स है और स्टेट गवर्नमेंट की क्या पावर्स है। दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम बट वाज रिफ्यूज्ड इन श्रीलंका। श्रीलंका में उन्होंने सेंट्रल और स्टेट वाला इंप्लीमेंट नहीं किया, बट बेल्जियम में उन्होंने पूरी तरह से डिवाइड किया पावर, इसीलिए बेल्जियम में पीस था। The state government, such as municipality and panchayat, let us call division of power involving higher and lower level of government, vertical division of power, ठीक है। तो याद रखना, higher level और lower level, central government, state government, और we can call it as a vertical division, ठीक है। इसको हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं, ठीक है। तो इसको वर्टिकल डिवीजन बोलते हैं। तो हमने दो लेवल कर लिया, हमने वर्टिकल डिवीजन कर लिया, ठीक है, और हमने तुम्हारा हॉरिजॉन्टल डिवीजन कर लिया। अब हम बात करते हैं थर्ड डिवीजन ऑफ पावर इज पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है। ये सोशल ग्रुप वाला था वो हमने बेल्जियम में पढ़ा, कम्युनिटी गवर्नमेंट, ठीक है। तो सोशल ग्रुप में भी पावर डिवाइड होता है, रिलीजन एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, कम्युनिटी गवर्नमेंट जिसका एग्जाम्पल है। इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अरेंजमेंट, ठीक है। सो बेल्जियम सबसे अच्छा एग्जाम्पल सोशल ग्रुप का डिवीजन का है। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशन एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर आर सोशली वीकर सेक्शन एंड वुमेन्स आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे वुमेन है, वीकर सेक्शन को रिजर्वेशंस मिलते हैं जिससे कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंटेशन करें। We studied the system of reserve constituencies, assemblies and parliament of our country. हमने पढ़ा है कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, तुमने पढ़ा होगा क्लास में, जिसमें कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व्ड होती है, वहां से सिर्फ शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है।
जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी शेड्यूल ट्राइब के लिए होती है, मतलब सिर्फ शेड्यूल ट्राइब ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है, लेकिन वोटिंग सभी करते हैं, जनरल कैंडिडेट्स भी वोट करते हैं। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप। जैसे कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है ना, उनको एटलीस्ट उनको कुछ रिप्रेजेंटेशन मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट में, इसीलिए इस तरह की रिजर्वेशन की पॉलिसीज अडॉप्ट की जाती है। दिस मेथड इज यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर। ठीक है, तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज होती है उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है वो फेयर शेयर मिलता है, इसीलिए इस तरह की रिजर्वेशंस की जाती हैं। अब हम फोर्थ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेशर ग्रुप और अ पॉलिटिकल पार्टीज। अब ये प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन्स मस्ट हैव अ फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। ठीक है, अब तुम देखते हो कि जैसे इंडिया है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारे लोग इलेक्शंस में खड़े होते हैं और फिर हम उनमें से किसी जिसको हमको पसंद होता है उसको हम वोट करते हैं और चूज करते हैं। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। सच कंपटीशन इंश्योर्स दैट द पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। ठीक है, इसका बेस्ट पार्ट क्या होता है कि सिर्फ एक ही पार्टी डोमिनेट ना करे और एक ही के हाथ में सारी पावर ना हो। ठीक है, बाकी लोगों को भी चांस मिले। In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups also. कई बार होता है कि कोलिशन गवर्नमेंट भी फॉर्म होती है कि दो तीन पार्टी मिलके गवर्नमेंट सेंट्रल में फॉर्म करती है, इसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, सो ये होता है कि पावर जो है सिर्फ एक आदमी के हाथ में ना हो, एक पार्टी के हाथ में ना हो, वो डिवीजन होती रहे, वो रोटेट करती रहे। अब ये प्रेशर ग्रुप की बात करते हैं। प्रेशर ग्रुप जो होते हैं जैसे बिजनेसमैन है, ट्रेडर्स हैं, फार्मर्स हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, ये गवर्नमेंट को पे प्रेशर डालते हैं कि हमारी डिमांड्स एक्सेप्ट करो। ठीक है, they also will have a share in government power either through participation in government committees or bringing influence on the decision making process also। या तो ये गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, कई बार इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं, जीत के सेंट्रल गवर्नमेंट में पहुंच जाते हैं, और कई बार ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज में प्रेशर डालते हैं। अब जैसे इलेक्शंस होने वाले होंगे तो गवर्नमेंट पार्टीज को लगता है ना कि इन लोगों को हम खुश करेंगे तो हम सेंटर में पहुंच जाएंगे, तो ये जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनकी कोशिश करते हैं कि इनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करने की। ठीक है, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिटिक्स में। वो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस अलग अलग आए हैं। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर? मेंशन इट्स एनी टू एडवांटेज। Why is horizontal distribution of power often referred to as system of check and balance? ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को चेक और बैलेंस क्यों कहते हैं, ये भी एक क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में। सबसे पहले हम पहले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कर लेते हैं, फिर मैं इस पेज पे आती हूँ दोबारा। सो यहाँ पे देखो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यहाँ से भी लिख लेना, काम चल जाएगा। ठीक है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, जनरल गवर्नमेंट और एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एंड द प्रोविंशियल और रीजनल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकते हो, मर्जी तुम्हारी है। Power sharing among social groups. Power are also shared among different groups such as religion and linguistic group is called as a power sharing of social group. Fourth है power sharing arrangements among political parties, pressure groups and movement. तो ये चार है, इस तरह से लिखने से भी काम चल जाता है, या फिर मैंने जो हाईलाइट कर रखे हैं वहां से भी लिख सकते हो, मर्जी तुम्हारी है। ठीक है, चॉइस इज योर्स। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की जो यहाँ पे एग्जाम में आ रखा है। In horizontal power division, authority is shared among distinct government branch, legislature, executive and judiciary. ठीक है, जो horizontal में जो होता है वो हम legislature, executive and judiciary में करते हैं, and vertical division involves sharing authorities across varying government, that is union, state and local government होता है। ठीक है, अब यहाँ horizontal division assigns diverse power to separate government, reflecting the principles of power separation। horizontal जो अलग अलग को और सेपरेट पावर करता है, जिससे रिजल्ट होता है कि कोई भी एक ग्रुप जो है कंट्री में डोमिनेट नहीं करेगा। Vertical division is marked by a clear constitutional delineations of authority among different organ level। चेक एंड बैलेंस, यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रखा है ना, क्योंकि ये यहाँ पे एक जगह डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल भी करके आ रखा था। यहाँ पे है चेक एंड बैलेंस का मतलब व्हाट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, देख लेना। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन दे सकते हो, और चेक एंड बैलेंस यहाँ पे
Check and balance are embedded in the horizontal division to restrain any single branch from unchecked power exertion. ठीक है, सिंगल ब्रांच मीन्स या तो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव, मतलब अनलिमिटेड पावर यूज ना कर सकें, सो वो एक दूसरे की पावर को चेक और बैलेंस करके मेंटेन करते हैं, इसलिए उसको चेक एंड बैलेंस भी बोलते हैं। ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर मेंशन इन इट्स टू एडवांटेज, ये भी कर सकते हो, अगर डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आता तो यहाँ से भी कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। ऐसा क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आंसर्स लिखना। अ, यहाँ पे एक लास्ट में एक और क्वेश्चन है, फिर मैं फर्स्ट पेज पे लेके चलती हूँ। Explain with examples the accommodation experience of Belgium for peace and harmony. ठीक है, सो पीस और हार्मनी के लिए बेल्जियम में किस तरह का एकोमोडेशन किया गया था, और हाउ इज द आइडियल ऑफ पावर शेयरिंग इमर्ज, एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म्स दैट हैव कॉमन अरेंजमेंट्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग कैसे इमर्ज हुआ और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के बारे में उन्होंने पूछा है। ठीक है, so ideal of power sharing emerged कैसे हुआ? The ideal of power sharing has emerged in opposition to the notion of undivided political power. जो ये नोशन था ना अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर का, इसके वजह से पावर शेयरिंग का जो नोशन है वो इमर्ज हुआ। डिफरेंट forms have common arrangements of power sharing, so power is shared among different organs of the government. अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल चाहो तो एक्सप्लेन कर सकते हो, नहीं तो इस तरह से भी आंसर ले सकते हो, ठीक है, मर्जी तुम्हारी है। पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप है, यहाँ पे इन्होंने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला नहीं किया है, वह इन्होंने डायरेक्टली नेशन वाइड किया है फेडरल स्ट्रक्चर। मेरे ख्याल से अगर तुम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला एक बार लर्न करते हो और वैसे ही लगातार लिखते हो तो ईजी है, क्योंकि क्या होता है ना, हर बार एग्जाम में मार्किंग स्कीम क्या, लैंग्वेज बदल जाती है, मार्किंग स्कीम नहीं बदलती है, खाली लैंग्वेज बदल जाती है, क्योंकि और एग्जाम टीचर क्योंकि उसको पता होता है कि ऐसे भी आंसर एक्सेप्ट करना है, ऐसे भी करना है, ऐसे भी करना है, तो टीचर्स कैसे भी लिखोगे वो एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि मीनिंग तो एक ही निकल रहा है, सबका मीनिंग कॉमन है, देखने में खाली क्वेश्चंस का डिफरेंस, अदरवाइज मीनिंग सेम है। What is power sharing? Why is power sharing important in a democracy? So power sharing involves the distribution of power among various state organs like legislature, executive and judiciary. ठीक है, power sharing is important in a democracy because it reduces the conflict between social groups, aligns with democratic principle, ensure political stability in the country. ठीक है, सो ये बेसिकली प्रूडेंशियल रीजन वाला उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो पावर शेयरिंग एंड व्हाई इट इज अ प्रूडेंशियल रीजन। मेंशन एनी 3 डिमांड्स ऑफ श्रीलंकन तमिल्स, मैंने पढ़ाते वक्त बताया था कि आ रखा है। तो रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन, यहाँ से ले लो, या तो वहां पे जो हाईलाइट किया था वहां से उठा लेना। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर तमिल्स इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उन्होंने मांग की थी कि तमिल्स को गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तमिल जो है वो रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल रिलीजन उन्होंने कहा था, और फिर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी फॉर तमिल डोमिनेटेड प्रोविंसेस, जो तमिल डोमिनेटेड प्रोविंसेस थे उनमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मीन्स होता है फ्रीडम, हमको डिसाइड करने की, जजमेंट करने की फ्रीडम मिले। Compare the situation of Belgium and Sri Lanka considering their location, size and cultural aspect. ये 2019 में क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। अब कंपेयर करना है बेल्जियम और श्रीलंका के बीच में, पढ़ाते हुए बताया था। जो बेल्जियम इज लोकेटेड इन यूरोप, ऐसे लिख सकते हो, पहले बात कर रहा है लोकेशन, तो लोकेशन की बात करेंगे, बेल्जियम इज लोकेटेड इन यूरोप एंड श्रीलंका इज लोकेटेड इन साउथ एशिया। अब बात करते हैं साइज की। बेल्जियम हैज अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़ एंड श्रीलंका हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2 करोड़। ठीक है, अब कल्चरल एस्पेक्ट, इन बेल्जियम 59% पीपल लिविंग फ्लेमिश रीजन, ये थोड़ा याद कर लेना, मैंने इसलिए वहां पे अलग से कॉर्नर में भी किया है। 40% लिविंग इन वेलोनिया रीजन स्पीकिंग फ्रेंच एंड रिमेनिंग 1% बेल्जियम पीपल स्पीक जर्मन। in Sri Lanka 74% population is Sinhala speaker and 18% is Tamil speaker. ठीक है, इन बेल्जियम अब बात करते हैं, साइज हो गया एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स। इन बेल्जियम फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी इज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल एंड इन श्रीलंका सिन्हला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट एंड पावरफुल। ठीक है, इन बेल्जियम डच स्पीकिंग पीपल आर इन न्यूमेरिक मेजोरिटी। ठीक है, बेल्जियम में जो है जो डच स्पीकिंग है वो न्यूमेरिकली मतलब नंबर वाइज मेजोरिटी में है, वेयर इन श्रीलंका सिन्हला स्पीकिंग पॉपुलेशन इज इन मेजोरिटी। इस तरह से आंसर लिखना है। आंसर्स अपनी क्रिएटिविटी होती है, अगर मैं यहाँ करा दे रही हूँ बाई चांस, अगर फिर लकी तो सेम क्वेश्चंस आ जाएंगे, यू कैन राइट आंसर्स ऑन योर ओन ऑल्सो। लेकिन अगर कंटेंट क्लियर है तो आंसर लिखने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है,
you can write in your own words also. ठीक है. How is the ethnic composition of Belgium? Very complex. Same चीज है. 59% live in Flemish region of Dutch speaking language. 40% lives in Wallonia region French. Remaining 1% live in Belgian speak French, sorry, German, and in the capital Brussels 80% speak French and 20% are Dutch. So ये भी एक अलग से क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में. Sharing of power makes a country more powerful and united. Do you agree with the statement? Power sharing is spirit of democracy. Justify the statement. So यही है. Power sharing ensures that all people have a stake in government. Ensure maximum participation. It upholds the concept of people's rules and bring better outcome in democracy. Ensures political stability. Power sharing accommodates diverse group and help reduce the possibility of conflict between social groups. ठीक है. So ये है आंसर. और ये हम कर चुके हैं. इस तरह से जो मैंने कॉर्नर्स में करे हैं ये भी कर सकते हो तो ज्यादा इजी होगा. बार बार लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक बार देखोगे और याद हो जाएगा. ठीक है. All the best. I have completed your first chapter of Pol Science. Please like and subscribe. Very soon, I'm going to share second chapter PDF also. Okay. All the best.